बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव टीवी के प्रोग्राम द यूथ आर्ट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नेहा मरियम। ईद का हफ्ता था, खूब छुट्टियां मना ली और अब सब वापस अपनी असल ज़िंदगी की तरफ रवां दवा हैं। यानी वही फिर से लोड शेडिंग, वही CNG की स्ट्राइक और वही करप्शन और वही मसले मसाइल। इन्हीं मसलों के साथ हमारी यंग जनरेशन के लिए भी एक नया मसला निकल आया है जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और वो है सबसे बड़ा मसला तालीम का नाकिस निज़ाम और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट। इन्हीं मसलों के पेश नज़र आजकल जो लोगों ने जो खुद साख्ता जो अपना हल निकाला है वो है, या तो वो अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि तालीम के लिए बाहर भेज दें किसी भी ऐसे कंट्री में जहाँ पर तालीम का बेहतर मयार हो और जहाँ उनको आगे अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए बेहतर मौके मिल सके। या फिर अगर किसी ने यहाँ से ग्रेजुएशन कर लिया है, तालीम मुकम्मल कर ली है, तो सबसे पहले उसकी कोशिश होती है कि वो इस मुल्क से या पाकिस्तान से बाहर चला जाए जहाँ वो अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को अपने प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर सके। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें हम कंसल्टेंसी के नाम से जानते हैं, जो हमारी इस सब अमल में, यानी यहाँ से बाहर जाने का अमल, वहाँ रहने का, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का और इस तरह के और 2-3 मसाइल को हल करने का कुछ एक ऐसा रास्ता निकालते हैं जो ताकि स्टूडेंट को अच्छे से गाइड कर सकें, उसे वहाँ पर जाने में कोई परेशानी ना हो और उसको अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं और वहाँ जाकर रहने का इंतज़ाम और किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसके अपने ग्रेड पॉइंट के हिसाब से। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी हैं और जब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस खुल जाती हैं तो उनमें सबसे बड़ा मसला यही आता है कि भाई किस तरफ जाएं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करें, क्या ये हमें इतने पैसे लेंगे और फिर उसके बाद हमें खातिर का रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इन्हीं सब मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हमने आज अपने इस प्रोग्राम में यूथ आर्ट में एक कंसल्टेंसी फर्म को बुलाया है जो कि जिनके एक मेंबर हमारे शो में पहले भी आ चुके हैं और उनसे हमारी बात हो चुकी है। तो आज पहले हम उन्हें वेलकम करते हैं, फिर उसके बाद उनके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं, उसके बाद अपने आज के टॉपिक जो कि है कि हमारे आज की यंग जनरेशन बाहर क्यों जाना चाहती है, बाहर जाकर पढ़ाई क्यों करना चाहती है या एम्प्लॉयमेंट क्यों तलाश करना चाहती है, इस मौजू पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ जो राइट हैंड साइड पे मेरे मेंबर बैठे हैं AH कंसल्टेंट के, वो हैं ऑपरेशन रिसर्च मैनेजर हैं मिस्टर अबूजर मेहदी। अस्सलाम वालेकुम। अबूजर के साथ ही जो दूसरे हमारे यहाँ पर AH कंसल्टेंट की मेंबर हैं वो हैं AH कंसल्टेंट की मार्केटिंग मैनेजर जो कि है मिस ज़ैनब बतूल। अस्सलाम वालेकुम। लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहले यहाँ बैठे हैं सैयद शुजात जो कि स्टूडेंट काउंसलर हैं AH कंसल्टेंट में। वेलकम मिस्टर शुजात। अच्छा, शुजात के साथ ही जो इनके IT मैनेजर हैं AH कंसल्टेंट के सैयद मोहम्मद हानी यहाँ बैठे हैं। हानी को भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हानी। अच्छा, मैंने इन्हें यहाँ अपने यूथ आर्ट के प्रोग्राम में क्यों बुलाया, उसका मेरा एक पर्सनल ये रीज़न था क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही कोई मोटिवेशनल बात थी कि ये लोग सब इस फर्म को चलाने के साथ साथ स्टडीज़ भी अपनी जारी रखे हुए हैं। अबूजर जो है जो कि ऑपरेशन मैनेजर हैं AH कंसल्टेंट के, वो BScs कर रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी से। इसके साथ ज़ैनब जो है वो भी BBA कर रही हैं CPM से। शुजात जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं NED यूनिवर्सिटी से, और इसके अलावा हानी जो है वो भी BScs कर रहे हैं IB यूनिवर्सिटी से। तो स्टूडेंट बीइंग अ स्टूडेंट ये भी सब हमारी यंग जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए मैंने इन्हें यूथ आर्ट में इनवाइट किया। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत वेलकम और थैंक यू कहूँगी यहाँ पर आने के लिए और टाइम निकालने के लिए। अब इसी के साथ जैसा कि मैंने शो के शुरू में बताया था कि हम आज इस मौजू पर बात करेंगे कि स्टूडेंट्स आखिर क्यों, ऐसी क्या वजूहात हैं और क्यों स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, या माँ बाप की आजकल पहली ये प्रायोरिटी क्यों हो गई है कि या तो वो अपने बच्चे को आला तालीम के लिए बाहर भेज दें, या फिर स्टूडेंट्स की ही ये प्रायोरिटी क्यों है कि वो अपनी बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए फ़ौरन से ग्रेजुएशन के बाद जो है वो अब्रॉड का रुख करते हैं। तो सबसे पहले अबूजर आप मुझे बताएं कि AH कंसल्टेंट क्या है और आपने किस तरह से इसको लेकर चले, आप लोगों का क्या मिशन है? AH कंसल्टेंट्स बेसिकली एक एजुकेशनल फर्म है जो कि आपको गाइड करती है कि आप यहाँ पे
यहीं पे रह के बाहर एडमिशन लें, वहाँ के फिर वीज़ा प्रोसेस में आप किस तरह आप करना है, क्या करना है आपको, किस तरह करना है, किस तरह आपको बाहर जाना है। फिर बाहर आप जब जाते हैं तो वो आपके लिए नया मुल्क होता है, नई जगह होती है, नई डेस्टिनेशन, आपके घर की तरह नहीं होती हो बिल्कुल भी। तो आपको वहाँ पे एडजस्ट होने के लिए बहुत सारी चीज़ें मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है, तो वो काम हम करते हैं। और फिर बाहर जब वो बच्चा चला जाता है तो उसको हम गाइड करते हैं उस हवाले से कि वो जॉब किस तरह करेगा, वो वहाँ पे अर्न किस तरह करेगा, वहाँ पे रहेगा कैसे, वो वहाँ को एजुकेशन को अपने पढ़ाई के साथ और बाकी जो काम कर रहा है उसे जो वर्किंग आवर्स मिले रहे हैं उसको कंटिन्यू किस तरह करेगा उसको। और फिर आगे बच्चे मोस्टली इसलिए भी जाते हैं क्योंकि उनको आगे वर्क वीजा वहाँ पे लेना होता है, क्योंकि यहाँ पे जॉब के अपॉर्चुनिटी के जो इस हाल में इकोनॉमी पाकिस्तान की इतनी डाउन है, यहाँ पे उनकी इतनी अच्छी पे नहीं मिलती, इतनी अच्छी उनको बाहर वो कमा लेते हैं, फिर बाहर कमाते हैं और घर को भी सपोर्ट कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ने के अलावा। तो इमिग्रेशन, वर्क वीजा, हम सब उसके लिए गाइड करते हैं उन्हें कि उनको क्या क्या करना चाहिए, उनको कितने पॉइंट्स लेने चाहिए, कितने पॉइंट्स उनके बनते हैं कहीं पे भी हो। चाहे ऑस्ट्रेलिया तो हम ऑस्ट्रेलिया के हवाले से उसको गाइड करते हैं, चाहे वो यूएसए हो यूएसए के हवाले से गाइड करते हैं, आयरलैंड हो, मलेशिया हो, जो भी मुल्क हो इसमें वो जाना चाहता है हम उसको पहले एडमिशन करा के देंगे, प्रोसेस से निकालेंगे उसको। और फिर बाद में अगर वो वहाँ वापस आना चाहता है तो उससे अच्छी क्या बात होगी, पाकिस्तान को सर्व करे हुआ। लेकिन अगर वो वहाँ रह नहीं चाहता है, वहाँ रह के हम वहाँ पे काम करना चाहता है क्योंकि वहाँ से भी हमें बहुत सपोर्ट मिलती है, तो वो वहीं पे हम उनको गाइड करते हैं फर्दर। अच्छा सैनब, क्योंकि आप मार्केटिंग मैनेजर हैं तो ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वाई अब्रॉड, क्यों लोग बाहर का रुख कर रहे हैं, क्यों यहाँ से जाना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान में क्या बिल्कुल चांस नहीं है अब एम्प्लॉयमेंट का? जिस तरह की जैसे हम सभी देखते हैं कि आए दिन या तो सीएनजी की स्ट्राइक हो गई, लोड शेडिंग हद से बदतर होती जा रही है, हद से ज़्यादा बढ़ गई है, इसके अलावा करप्शन अलग, यहाँ पर सोर्स के अलावा या फिर इसके अलावा कुछ नहीं चलता। तो क्या कुछ भी मतलब हमारे लिए पाकिस्तान में नहीं बचा है? क्या सब स्टूडेंट्स ही बाहर चले जाएंगे तो फिर पाकिस्तान का क्या? नहीं, आई वुड से कि मोर और लेस ये टेररिज्म का ज्यादा इफेक्ट है जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इतनी किडनैपिंग और इस तरह के केसेस हो रहे हैं यहाँ पर, और लाइक बाहर जाते हैं अचानक से स्ट्राइक हो जाती है, फिर घर वापस आना पड़ता है। तो ये मोस्टली आई थिंक लोग बाहर जाने का ये रीजन कि एजुकेशन का भी है इशू, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे नहीं है, फिर अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिलता है लोगों को, तो उस वजह से भी बाहर जाना चाहते हैं। और दूसरा ये भी कि यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, लोड शेडिंग सबको तंग किया हुआ है, फिर स्ट्राइक्स हो जाती हैं अचानक से, आप यूनिवर्सिटी जाते हो अचानक से पता लगता है स्ट्राइक हो गई, यू हैव टू रश होम, तो इस वजह से भी पीपल प्रेफर कि बाहर जाके ही पढ़ें हम। सही, बिल्कुल सही है। और हानी, आप मुझे बताएं कि बीइंग आप क्योंकि कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, आईटी मैनेजर भी हैं एएच कंसल्टेंट के, और आप खुद इतनी रिस्पेक्टिव उसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो क्या आपको वाकई वहाँ पढ़ते हुए ये लगता है कि पाकिस्तान में अब एजुकेशन का वो मयार नहीं रहा, या फिर उस तरह से अब स्टूडेंट अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर सकता या गोल को अचीव नहीं कर सकता? देखिए, होता ये कि एजुकेशन के ऊपर जो है इन्वायरमेंट का असर बहुत ज़्यादा होता है। माना कि मैं हूँ या मेरे कलीग्स हैं, ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, वेल नॉट टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान की पढ़ रहे हैं इस वक्त, लेकिन ये है कि हम लोग जो कुछ इन्वायरमेंट चल रहा है, जिस तरह के टेररिज्म की बात की इन्होंने कि हम बाहर निकलते हैं, हमें पता नहीं होता कि वापस आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे। फिर उसके बाद जॉब इनसिक्योरिटी है हमारी, एक तो पहले हमारी अपनी इनसिक्योरिटी कराची में रहते हुए, उसके अलावा फिर जॉब इनसिक्योरिटी के हम कर लेंगे तो क्या होगा आगे, क्योंकि फ्यूचर पाकिस्तान में किसी को नहीं पता क्या होता है, कल कुछ होता है, आज कुछ हो जाता है, तो तमाम चीज़ें जो है उल्टी हो जाती है विदिन मिनट्स कराची के अंदर। तो इसलिए प्रेफरली ये होता है कि इंसान यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा है, और यहाँ पे लोग मेहनत कर रहे हैं, यानी कि जैसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक IBM, तो वहाँ पे वाकई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की जा रही है। बट स्टिल बात ये होती है कि सिर्फ एजुकेशन स्टैंडर्ड इज नॉट द ओनली थिंग, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी है, फिर रिसर्च है आपकी, जितना इनपुट वहाँ इंडस्ट्री में लग रहा है, जितनी पैसा वहाँ इंडस्ट्री में लग रहा है, कंपैरेटिवली यहाँ पे वो नहीं मिलता आपको, यानी कि आपको अपनी मेहनत का सिला जितना बाहर मिल सकता है वो यहाँ नहीं मिलता है। बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात। हानि की बात से मुझे एक बात ये ध्यान में आई कि हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें कहा जाता है, जो पाकिस्तान से भी जिनकी बदतर हालत है, उन कंट्रीज में एजुकेशन पर पाकिस्तान से ज्यादा खर्च किया जाता है। मतलब पाकिस्तान पे हमारे बजट का टोटल 2% भी शायद खर्च नहीं किया जाता, और वहाँ पर तकरीबन, जो कि बांग्लादेश अगर हम देख लें, बांग्लादेश हमारे बाद आज़ाद हुआ और वहाँ पर तकरीबन 4 to 5% एजुकेशन पर वो लोग अपना बजट एक अलग मुख्तस करके रखते हैं।
इससे रिलेटेड एक सवाल मैं हमारे जो यहाँ पर स्टूडेंट काउंसलर बैठे हैं शुजात, उनसे पूछूंगी कि शुजात, स्टूडेंट्स को किस तरह से आप लोग कैसे कन्विंस करते हो कि भाई आपके लिए कौन सा कंट्री बेहतर है, क्योंकि वो तो बस यही सोच रहे होते हैं कि हमें बस पाकिस्तान से बाहर जाना है, तो आप लोग उन्हें किस तरह से गाइड करते हैं या किस तरह से उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कौन सा कंट्री उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के हिसाब से अच्छा रहेगा या वहाँ पर उनके बजट के हिसाब से सही रहेगा? देखिए, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कोई हमारा फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट हमारे पास अगर आता है तो हम उससे पहले उसका पूरा बैकग्राउंड पूछते हैं कि इंटरेस्ट क्या है उसका, और अब फिर हम उसको उस लिहाज से हम उसको कंट्री हम बताते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जैसे आप रिसेंटली आपको पता यूरोप में रेसिज्म और इस तरह की प्रॉब्लम्स, मतलब इसमें हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो उसके बाद फिर हम उससे इंटरेस्ट पूछते हैं, उसके मतलब कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट है अपना, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में मोस्टली हम ग्रेजुएट हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर कोई रिसर्च पे काम नहीं कर रहा। Exactly. तो मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि मैं साइंस ही फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर जो है वो रिसर्च की तरफ लोग, मतलब जो स्टूडेंट होते हैं ग्रेजुएट, हम चाहते हैं कि रिसर्च की फील्ड में हम लोग जाएँ, क्योंकि हम लोग वो घिसा पिटा सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तो इस वजह से हम लोग जो हैं, क्योंकि बाहर की यूनिवर्सिटीज मेनली फोकस करती है रिसर्च पे, इसीलिए हमारा जो इसीलिए हम फिर उनको उनके लिहाज से, फॉर एग्जांपल हम अगर उन्हें एरोनॉटिक्स की कोई उनको अगर कोर्स पसंद आ रहा है तो हमने फिर एरोनॉटिक्स की यूनिवर्सिटी उनके कोर्सेज उनके पूरे रेफरेंस से, उनका जो फीस स्ट्रक्चर है, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो उनका बजट वगैरह है, उस हिसाब से हम पे रेफर करता हूँ। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा एएच कंसल्टेंट के बारे में। ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक से वापस आकर हम इनके बारे में कुछ और जानेंगे और सबसे पूछेंगे कि ये लोग आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, उन स्टूडेंट्स की खास तौर पे कि जो या तो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाना चाहते हैं, अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू द लाइव टीवी, वी विल बी राइट। My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have it in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स वहाँ पे ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल, एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way, we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का guard select करते हैं. They see what are their requirements. वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. हेलो सलाम एंड वेलकम। म्यूजिक आर में आपको बहुत बहुत सलाम।
एंजॉय करें और वापस आए, मैं यही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। Weekend movies like shopping, hang out with friends and blah blah blah. आज हमारे शो में जो टॉप 10 इंडियन नहीं ना बॉलीवुड पाकिस्तानी सॉन्ग जो हमें बहुत प्यारे हैं और आज भी हम लोग सुनते हैं। कोको कोदीना Do your feedback on our FB page, that is www.facebook.com/thelifetv.tv. Until next time, your host Anamak saying goodbye, Allah Hafiz, and keep watching The Life. Assalamualaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula One. Keep watching LiveTV.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world. अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम ऑन www.thelifetv.tv पर। आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए उन्होंने टाइम दिया। इसमें रेहान अल्लाह वाला साहब। ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहता है। पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर भी, अपनी कौम के अंदर भी, बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप करें। लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स के डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा। हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है एनिमल्स रखने के हवाले से, काफी ज्यादा इश्यूज हैं। हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में। कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है, अच्छा, हिजामा भी फील्ड है और एक्यूप्रेशर भी फील्ड है। हिजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो एक खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स टू द यूथ आवर। ब्रेक पर जाने से पहले हमने एएच कंसल्टेंट के बारे में थोड़ा सा जाना है कि भाई कहाँ से इन्होंने शुरू करा, क्या इनका मेन आइडिया था। अब क्योंकि हम मेरा यहाँ पर उनको बुलाने का मकसद यही था कि ज़्यादातर जो हमारे आजकल यूथ से यंग जनरेशन में जो भी लोग हैं वो ज़्यादातर जाना चाह रहे हैं बाहर, तो उनके लिए एक आसानी हो जाए, उनको चूज़ करने के लिए आसानी हो जाए कि ज़्यादा यही मसाइल रहते हैं कि भाई कौन सी कंसल्टेंसी को चूज़ करें, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर भी उनके पैसे लगने हैं और फिर आगे भी जाना है तो कोई रिलायबल सोर्स हो। तो अब एएच कंसल्टेंट के बारे में आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो अब हमने दे दिया। अब मैं जो आईटी मैनेजर है हानी, तो हानी से मैं ये पूछूंगी कि हानी आपका मिशन क्या और हिस्ट्री बताएं आप थोड़ा सा, ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले आपके बारे में थोड़ा ज़्यादा और किस तरह वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, इन सब के बारे में बताएं। दरअसल एएच कंसल्टेंट्स या एएच कंसल्टेंट्स एजुकेशन जो है वो
इस तरह नहीं है कि एज कंसल्टेंट सिर्फ पैसे की खातिर या सिर्फ फेम की खातिर आए और स्टूडेंट्स को बाहर पुश करें और पैसा ले और बैठ जाएं। हमारा मकसद ही नहीं था, हमारा मकसद इससे कहीं ज़्यादा है। देयर इज़ अ नीड फॉर स्टूडेंट्स परेशान है यहाँ पे। मतलब मैं अपनी एग्जांपल सबसे ज़्यादा फिट रखता हूँ यहाँ पे कि जब इंटरमीडिएट किया है या मैट्रिकुलेशन के बाद कंफ्यूज्ड, बिल्कुल कंफ्यूज्ड, लॉस्ट, कोई आइडिया नहीं है क्या करना है आगे, किस फील्ड के अंदर जाना है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ये होती है, हम वही रेटिफिकेशन के पूरे प्रोसेस से गुजर के आ रहे होते हैं। तो हमें आइडिया नहीं होता कि हमें कौन सी फील्ड परस्यू करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होता। यूनिवर्सिटीज के इनफैक्ट नाम नहीं पता होता सारे स्टूडेंट्स को मैट्रिकुलेशन के बाद में जाके पता लगता है, वालिद साहब आते हैं बेटा ये करो, सही है ना। तो इस तरीके से नहीं हो पाता। फिर जब स्टूडेंट करने को आते हैं फिर उनसे मुश्किल होती है करने में और वो नहीं कर पाते। तो बेसिकली एज कंसल्टेंट्स या एजुकेशन हम लोग यंग लोग जो आए इसी वजह से आए क्योंकि हमने एक नीड फील की है यहाँ पे, इस एरिया के अंदर एक नीड फील की, एक अर्ज है स्टूडेंट्स की कि हाँ भाई उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि जो भी हमारे पास आए हम कहें कि यार टॉप नेच यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की ये है, तुम यहाँ जाओ, यहाँ एजुकेशन परस्यू करो, ये बेस्ट है तुम्हारे लिए। आप उसकी रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ फुलफिल हो रही है पाकिस्तान के अंदर और उसको वहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी तो हम उसे वहाँ पुश करें, ऐसा नहीं है। आप उसको सही जगह फिट करना चाहते हैं क्योंकि बेसिक पर्पस इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन। तो बेसिक मकसद हमारा इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन है। इसी तरीके से जैसे मैं डिफरेंट एक्सपोज यहाँ विजिट करता था यहाँ पे बिफोर एज कंसल्टेंट बॉन्ड, तो वहाँ भी होता था कि हर बंदे के पास जाते हैं, जो जर्मनी कंसल्टेंट है, जो आयरलैंड कंसल्टेंट है वो वहाँ पुश कर रहा होगा, जर्मनी वाला जर्मन पुश कर रहा होगा विदाउट नोइंग कि मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम जो भी हमारा बंदा आता है उसको यू नो बी लाइक कि वो कंफर्टेबल फील करे, वो हमें बताए कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो कौन सी फील्ड के अंदर जाना चाहता है, उसके लिहाज से उसको सेटअप बताएं कि क्या तुम्हारे लिए प्रेफरेबल चीज़ है। हो सकता है कि हमारा उसमें कोई एडवांटेज ना हो, बस बेसिक एम हमारा ये है कि स्टूडेंट्स जो लॉस्ट या कंफ्यूज्ड हैं वो एक राइट पाथ पे आ जाएं। दिस वाज द मेन एम। और फिर हुआ ये था इस तरीके से कि जब मुझे प्रॉब्लम्स आई थी यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए और फिर मेरे जो सीनियर्स हैं और डिफरेंट कजन्स वगैरह रिलेटिव्स हैं उनको जब प्रॉब्लम्स आई थी कि किसके पास जाएं, क्या करें, क्योंकि हर कोई कंफ्यूज कर रहा होता है यहाँ पे आपको। तो इस वजह से हमने नीड फील की कि इस ग्राउंड के अंदर ये काम होना चाहिए। दैट्स हाउ वी एंटर्ड इनटू दिस फील्ड। अच्छा, तो आप लोगों का मतलब बेसिक जो आइडिया है वो यही है कि शुरू से एक कंसल्टेंसी का जो एक बाकायदा प्रोसेस होता है जो बाहर की कंट्रीज में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अबू जर आपको याद भी होगा कि हमने डिस्कशन इस टॉपिक पे की थी कि बाहर की कंट्रीज में शुरू से ही बच्चे के इंटरेस्ट को उसमें देखा जाता है कि भाई वो किस तरफ मुतवज्जा हो रहा है, उसका इंटरेस्ट किस तरफ है और फिर उसी के हिसाब से उसे लेकर चला जाता है। यहाँ पर हमें जबरदस्ती वो सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं जिसमें हमारा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। होता क्या है, टाइम ज़ाया होता है और फिर एट दी एंड जब हम उस लेवल पर होते हैं जहाँ पर हमें फाइनली ये डिसीजन लेना होता है कि हमें आगे अपना कौन सी फील्ड को परस्यू करना है, तो वहाँ पर हम बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, हमें ये नहीं पता होता। फिर चाचा ताया मामा जो है वो सब इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि भाई तुम ये पढ़ लो, कॉमर्स पढ़ लो, इंजीनियरिंग पढ़ लोगे तो आगे फील्ड्स खुल जाएंगी। तो ये सारे मसले मसाइल होते हैं। तो आप लोगों ने इन सबको फील किया और फिर एक प्लेटफॉर्म मिलकर बनाया। टीम जो है बहुत डाइवर्स है, जैसे आपको बताया कि डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक है, बिजनेस से ताल्लुक है, इंजीनियरिंग से ताल्लुक है। तो तीनों कहना चाहिए कि मजे चक चुके हैं हम लोग, तो हमें बिल्कुल आइडिया एग्जैक्टली कि उस फील्ड में क्या हो रहा है। तो हम बच्चे को आते हैं तो हम बस उसे भाप लेते हैं कि आइदर ही सूटेबल फॉर इंजीनियरिंग, साइंसेस और बिजनेस, उसके लिहाज से उसको प्रेफर करते हैं कि इस फील्ड में जाओ या इस फील्ड में ना जाओ, इट विल बी सूटेबल फॉर यू, या जो भी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की तुम फेस ना करो। तो एक गाइडलाइन, एक पार्ट बिल्कुल एग्जैक्ट जो होना चाहिए व्हाट्स राइट वो हम उसको बताते हैं। बाकी उसके अपने ऊपर है कि क्या चूज करें। बिल्कुल सही। अच्छा ज़ैनब, क्योंकि आप लोग कंसल्टेंसी एक इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे हो तो जाहिर है आप लोगों ने बहुत सारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से जो है कांटेक्ट किया होगा। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके साथ अभी फ़िलहाल आप लोग कौन कौन सी ऐसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप लोगों के साथ काम कर रही हैं? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिजव्यू ग्लोबल, हम उसके कराची में रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, उनके अंडर जो है 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। तो जैसे कैपलान, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और हम 3 मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ के भी एजेंट्स हैं, इसमें हेल्प है, क्वेस्ट है और मलेशियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। एंड वी ट्राइंग टू डील अभी आयरलैंड में भी यूनिवर्सिटी कॉलेज डुबलिन हमारा टारगेट है अभी। डुबलिन है और आयरलैंड की यूनिवर्सिटीज है, अभी हम उनसे कांटेक्ट में हैं और वी ट्राइंग टू बी देयर ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स इन कराची। और हम वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं ताकि हम उन ऑर्गेनाइजेशंस में ना हो जैसे हानी ने भी कहा कि वो पुश करती हैं सिर्फ एक कंट्री के यूनिवर्सिटी। हम चाहते हैं कि डाइवर्स पोर्टफोलियो हमारे पास सारी यूनिवर्सिटीज का, और उसके बाद जो है हम
बेस्ट बताएं कि जिस स्टूडेंट के लिए जो यूनिवर्सिटी बेस्ट है वो वहीं जाए और जो उसकी टेक्नोलॉजी और उसके हिसाब से बेस्ट है। अच्छा, पहले 2005-2006 में यूके का ट्रेंड हुआ था, एवरीवन इज गोइंग टू यूके या कनाडा। अब वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे अभी रिसेशन की वजह से रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी यूरोप में आ गई है, तो एवरीवन इज मूविंग टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया या मलेशिया या आयरलैंड, अब डिफरेंट कंट्रीज लोग जा रहे हैं। अच्छा, तो कुछ मतलब आप कुछ ऐसा फिगर बता सकती हैं ताकि व्यूअर्स को थोड़ी सी आसानी हो उनको ये, क्योंकि ज्यादातर लोग मैंने देखा है वो ऑक्सफोर्ड की वजह से या फिर और ऐसी यूनिवर्सिटीज का नाम सुनकर ज्यादातर यूके यूरोप की तरफ सब जा रहे होते हैं। तो अब मुझे लगता है कि हालात में बदल गए, तो ट्रेंड ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की तरफ हो गया है। अच्छा। अगर 70,000 पर ईयर स्टूडेंट्स जाते हैं वर्ल्ड वाइड, तो उनमें से 50,000 अराउंड 50-40,000 जो है वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, फिर वहाँ पे अभी एम्प्लॉयमेंट बहुत है और न्यू इंडस्ट्रीज ओपन हो रही हैं ये सब वगैरह ना, तो लोग अभी डिफरेंट जगह जो है जा रहे हैं और डिफरेंट कंट्रीज जो हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हम उनको इस चीज में हेल्प कर रहे हैं कि वो, और हम मतलब उन्हें सही गाइड करते हैं, बता देते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का इशू है या नहीं है, जो भी ना। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट मतलब उसका माइंड ही बना हुआ है कि भाई नहीं मैंने तो जाना ही यूके है और जो है नहीं मुझे चाहिए ना कि क्या कहते हैं ना मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना ना कहीं और, बस मैंने ऑक्सफोर्ड का नाम सुना है या इसने वहां से पढ़ा है, बिल गेट्स ने हार्वर्ड से पढ़ा था तो मुझे वहीं से पढ़ना है, तो उसको आप लोग किस तरह से कन्विंस करते हैं फिर? उसका ये है कि हम उसको सारी उसका कॉस्ट बना के देते हैं कि तुम्हारी इतनी कॉस्ट वहां पे आएगी, फिर लिविंग एक्सपेंसेस इतने आएंगे। अगर वो हमारे पास आता है तो उससे हमारे कंसल्ट करते हैं हम उन्हें सही से। अगर कोई स्टूडेंट है उसे सिर्फ हार्वर्ड जाना है या ऑक्सफोर्ड जाना है तो वहाँ की फीसेस बहुत एक्सपेंसिव है वो यूनिवर्सिटीज, और थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब उसके स्टे में वहाँ एम्प्लॉयमेंट का इशू है थोड़ा सा। स्टूडेंट्स के एम्प्लॉयमेंट आवर्स वहाँ बहुत कम होते हैं, वो जो है पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, काफी इश्यूज हैं यूके के, तो वो हमारे काउंसलर डायरेक्ट करते हैं उसको या एडवाइस करते हैं उसको। अगर कोई इश्यूज होते हैं उसको पहले से बताते हैं कि उसके लिए बेस्ट क्या है ये सब। तो शुजात हमारे स्टूडेंट काउंसलर हैं, ये बच्चों को गाइड करते हैं पहले से कि जाने से पहले, और अगर वहाँ जाके भी कोई इश्यूज हो तो वो उन्हें गाइड करते हैं। अच्छा, तो इसी चीज को हम ब्रेक के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। शुजात से पता करेंगे कि वो किस तरह से स्टूडेंट्स को कन्विंस करते हैं कि भाई कौन सा कंट्री उनके लिए बेहतर है, और इसके अलावा फर्दर जो स्टूडेंट्स के FAQs होते हैं कि वहाँ जाने के लिए एस्टिमेट हमें एक जो अंदाजन कॉस्ट होती है वो कितनी रखनी है, और इसके अलावा वहाँ स्टे का किस तरह के स्टेज के चांसेस हैं, हम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह सकते हैं या नहीं, या ग्रेजुएशन के बाद इमिग्रेशन का जो फर्दर जो भी इशू होता है, इन सब चीज़ों के बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो स्टे ट्यून्ड टू द लाइव TV, वी विल बी राइट। My name is Asya Malik and you are welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है, और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है, और ईद के हवाले से क्योंकि मेरे जहन में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्ताज पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि क्योंकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और सब लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्ताज के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शिफॉन, नेट और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है, और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो
ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती का को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्शी भी है। बाकी ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए, उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं। और इसके बैक पे भी ये चीज़ दी है जो इसको बहुत यूनिक करेंगे। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे प्रिंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़ मैं अपनी क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of our cinematic. Assalamualaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Keep watching livetv.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world. लाइव की सुबह में आपको मैं आपकी होस्ट है शामिल कहती हूँ आप लोग के लिए और अपना प्रोग्राम बेहतर से बेहतर किस तरह बना सकती हूँ www.facebook.com/thelivetv.tv। दिन का आगाज अगर मीठी चीज से किया जाए तो पूरा दिन अच्छा होता है, मीठी मीठी बातों से और तभी मेरे साथ रोज होते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट। हर क्रिमिनल के पीछे कोई ना कोई बड़ा सियासतदान गेस्ट की तरफ उनसे करेंगे वही रोज की तरह पॉलिटिक्स पे बातें। कैफरे किरदार तक आवाम इन सियासतदानों को ही पहुंचाएगी इंशाल्लाह कि माशरे में हमें खुश रहने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। धमाकों के लिए मजीद तैयार रहे। दहशतगर्दी तो आज माशरे का हिस्सा है और आइंदा वक्त हो सकता है कि हमारा विरसा होगा। अपने सेकंड सेगमेंट में जिसमें है आज पकड़ा है क्या। आई होप कि आपको मजा आया होगा हमारे सेकंड सेगमेंट में। वेल टाइम हुआ है हमारे थर्ड सेगमेंट का, इसमें मैं आपको अपने गेस्ट से मुतारिफ करवाती हूँ, इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, सुनो पछताओगे ये बस्ती उजाड़ के। और बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं कश्मीर से पूछूंगी। बड़े बूढ़े कहते थे हमारे क्या ना मेहंदी शर्माती है तो है ना रात में लगानी चाहिए ब्राइडल की हमेशा। कि जब ब्लास्ट हो रहा है और लोग वहां से भाग रहे हैं और आप उस जगह पे भाग चले, अपने ट्रैक पर चले, फोकस करके चले। जाइएगा नहीं, मतलब चाहे आप
की जा रहे हैं हम लोग हमारे फेसबुक के पेज को ज्वाइन करें जो कि www.facebook.com/thelifetv. मेरे भाइयों मेरी बहनों लाइव टीवी जरूर देखा करें. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद किरमानी आपको खुशामदीद कहते हैं इस्लाम और हम में. ये सुसाइड बॉम्बिंग जो है, एक तो ये होती क्यों है, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है इस्लाम में, दूसरे मज़ाहिब में? इस्लाम हमें ये दर्श नहीं देता कि हम किसी सलामती को खराबी की तरफ ले जाएं. ये तो मानी भी बात है कि जिहाद इस्लाम के अंदर है. हर मजहब के अंदर अपनी दिफा मौजूद है. डिफेंस का मतलब ये कि आप दूसरे की जान ले लें. बात लोगों के तर्ज अमल की वजह से जो जिहाद का इंस्टीट्यूशन है वो बदनाम हो रहा है. इस्लाम ने हमेशा जुल्म के खिलाफ चला. लेकिन इस बात को जानने की जरूरत है कि है वो हमें से. लोगों का एक ऐसा ग्रोह है मजहब की या दूसरे मकतबे फिक्र पर हमले को जायज नहीं. अपनी जानों को अपने हाथ से खत्म ना करो और जिस्म जो है अल्लाह की अमानत है. वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं द यूथ आवर में. बहुत सारी डिस्कशन की हमने कंसल्टेंसी के बारे में कि आखिर किस तरह से स्टूडेंट्स जो कि बाहर जाना चाह रहे हैं उनके लिए क्या क्या मौके हैं और किस तरह वो एएच कंसल्टेंट को अप्रोच कर सकते हैं और एएच कंसल्टेंट उन्हें कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज दे रहा है जो उन्हें दूसरों से डिफर करती है. तो ब्रेक पर जाने से पहले मैं शुजात से बात कर रही थी अबाउट दिस के किस तरह वो स्टूडेंट्स को कन्विंस करते हैं कि भाई अगर किसी स्टूडेंट ने यूके ही जाना है मगर उसकी आजकल जो है वो एक्सपेंसेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और प्लस वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आवर्स जो है वो बहुत कम हो गए हैं. तो अगर कोई एक स्टूडेंट ऐसे जा रहा है, मिडिल क्लास फैमिली से जा रहा है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता वहाँ पर जाकर अपनी पढ़ाई को, तो वो चाह रहा है कि भाई इसको एम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा आवर्स मिल जाए, तो उसके लिए क्या बेहतर होगा? देखिए, हम पहले तो उसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट अगर वो चाहता है कि वो यूके ही जाए. तो असल में सबको पता ही है कि यूके में अब जो है क्योंकि थोड़े से जो इनके रूल्स वगैरह थे उसकी वजह से बहुत मतलब सख्ती वगैरह एक स्ट्रिक्टनेस एक हमने ऑब्जर्व किया. तो फिर अगर हम उसको मतलब अगर वो ज़्यादा फोर्स करता है तो हम उसको एक ऑल्टरनेट या तो कंट्री बताते हैं या फिर हम विद इन यूके ही हम उसको कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बताते हैं जैसे क्रेडिट आर्ट्स, उसकी मतलब फीस वगैरह हर चीज़ उसमें कवर अप हो जाए. सही, तो डिपेंड करता है उसकी मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है, इट डिपेंड्स. बिल्कुल. तो मतलब आप ये अभी स्टूडेंट्स को मेंशन करते हैं कि उन्हें सिर्फ अगर जो उनके उसमें दिमाग में वो बना हुआ था शुरू से कि भाई मैंने यूके ही जाना है, तो उसको आप सही से गाइड करते हो कि भाई आपके लिए ये यूनिवर्सिटी बेटर है. और क्योंकि फिर पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके लिए फिर और दूसरे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर वो उसी लेवल की एजुकेशन हासिल कर सकते हैं. हम देखिए अभी हमारे पास रिसेंटली स्टूडेंट आए थे, उनको ऑस्ट्रेलिया मतलब वो बिलोंग करते थे एक मिडिल क्लास फैमिली को. ठीक है, तो हम पहले उन्हें प्रॉपर्ली गाइडलाइन बताते हैं कि आपके जो फीस स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एवरेज फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ तो ऑस्ट्रेलियन
कह सकते हैं हम 9,000 और 10,000 के करीब एवरेज डॉलर्स के करीब एक जो है एवरेज एस्टिमेट बनता है कोर्सेज का। अच्छा। तो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप उसकी यूके की बात करें तो यूके में क्योंकि फीस काफ़ी हाई होती है और वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड और वहाँ डिफरेंट उनको मुश्किलात होती हैं, तो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि वो कितना फीस जो है वो कितना फीस जो एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस कितने बर्दाश्त कर सकता है, डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वहाँ पर एक कॉस्ट का कोई एस्टिमेशन ऐसा होता होगा कि आप अगर जैसे फॉर सपोज आजकल ऑस्ट्रेलिया का बहुत ट्रेंड है, जैसे कि वो ज़ैनब ने मेंशन किया था, तो क्या एक एस्टिमेट होना चाहिए? मतलब लोग सोचते हैं ना कि भाई हम इतने कम से कम अपने पास रखें कि भाई जाने के लिए, अगर वो अपने बेटे को या किसी को बाहर भेजना चाह रहे हैं या कोई स्टूडेंट खुद से जाना चाह रहा है, तो एक कॉस्ट एस्टिमेट जो होता है वो कितने तक का होता है? देखिए, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसकी कोर्स फीस है, क्योंकि सबसे पहले तो स्टूडेंट अपनी फीस जब देगा, एडमिशन लेगा, तो प्रॉपरली पहले तो अप्लाई करा उसने कहीं, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी में उसे एडमिशन मिला, ठीक है, उसकी फीस चली गई। फॉर एग्जांपल अगर एक एवरेज यूनिवर्सिटी कोई है तो 9,000 या 10,000 डॉलर्स US ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स चलेगी, ठीक है। अब इसके बाद लिविंग एक्सपेंडिचर्स इतना नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तान में हम जो है हमें पता है कि हमारे हालात कैसे हैं आजकल के मुल्क के, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि 2,000-3,000 आप एक्स्ट्रा जो है कैरी कर सकते हैं। अच्छा। इसके लिए आपके फिर अपना अगर आपके मतलब कि रिलेटिव्स अगर हैं तो आपको बहुत आसानी होती है। बिल्कुल। तब तो ये कि आपको जो है बहुत फायदा होता है कि आपके फीस वगैरह आप सेव कर सकते हैं, फिर अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर फीस आप आराम से दे सकते हैं। तो अगर कोई खुद से अपना मैनेज कर रहा है, पहली दफा जा रहा है रहने के लिए, 2,000 to 2,500 तो पर ईयर टोटल कितना एक्सपेंस आ जाता है? जैसा अगर कोई ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए जा रहा है जो कि 4 साल का होता है, BS प्रोग्राम, तो उसके लिए उसको पर ईयर कितना कॉस्ट पड़ेगा? आई थिंक 26 to 25,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। दैट इज मच लेस ना, क्योंकि जहाँ तक मुझे USA का पता है तो अगर हम उसे पाकिस्तानी रुपीस में देखें तो तकरीबन 40 लाख पर ईयर पड़ता है वहाँ आपका एक्सपेंस, तो बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस है। अच्छा, ये सब बातें तो हो गई। अब दूसरा ये मैं पूछूंगी, अब सर आप मुझे बताएं कि अगर किसी ने ग्रेजुएट यहाँ से कर लिया है, ठीक है, या फिर कोई अंडर ग्रेजुएशन है, तो वो इमिग्रेशन का क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से फिर अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है पूरा? देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि बच्चे जो हैं या तो यहाँ से बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद आगे आके वहाँ पे अपनी एजुकेशन को कैरी ऑन करना चाहते हैं, मास्टर्स वगैरह वहीं से करना चाहते हैं, या तो बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि जो मैट्रिक कर लिया है तो इंटर के बाद वहाँ पे किसी डिप्लोमा में या फिर बैचलर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इमिग्रेशन जो है उसको पहले फिलहाल में पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। पॉइंट्स के लिए उसको फिर वहाँ पे 2 साल से 4 साल पढ़ना भी पड़ेगा, और अगर बैचलर्स किया हुआ है तो उसका ऑलरेडी बैचलर्स के पॉइंट्स हैं, तो उसको फिर मास्टर्स के पॉइंट्स हासिल करने के लिए 2-3 साल पढ़ना पड़ेगा मजीद वहाँ पे। और अगर बैचलर्स नहीं किया हुआ, बैचलर्स करने जा रहा है तो उसको 4 साल 5 साल 6 साल इतना उसका होता है। हर मुल्क का अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है क्राइटेरिया, आयरलैंड का अलग है, US कनाडा का अलग है, सही है। जिस तरह हमें पहले हानी और ज़ैनब बता चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया बच्चे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लिविंग स्पेस ज़्यादा है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में असल में लैंड मास उनके पास इतना ज़्यादा है और पॉपुलेशन उनकी कराची से भी कम है। अच्छा। तो लोगों की फोकस जो है वहीं पर है, और न्यूजीलैंड एक अच्छा मुल्क है। न्यूजीलैंड जो है वहाँ बहुत पीसफुल कंट्री है, वो पाकिस्तान के कराची की तरह नहीं, बेशक छोटा है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया छोटा है, लेकिन न्यूजीलैंड भी बहुत मतलब रहने लायक है, लिवेबल कंट्री है, और फिर ऑस्ट्रेलिया भी उसके बराबर में ही है, वो भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त जगह है। और बच्चे यहाँ से आते हैं तो उनकी थिंकिंग होती है कि वो अगर जा रहे हैं तो पैसा खर्च करने के बाद तो वो भला मतलब वापस आए। कुछ बच्चे वापस भी आ जाते हैं, कुछ बच्चे वहीं पे रहना चाहते हैं। हम कहते हैं कि उनकी सोच गलत नहीं है, क्योंकि वो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो उनका हक बनता है कि वो एटलीस्ट वहाँ पे 4-5 साल रह के काम तो करें, ताकि उस चीज को रिकवर तो कर सकें। अगर वो एजुकेशन ले रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में या फिर कहीं पे भी दुनिया किसी भी हिस्से में, तो वहाँ पे सर्व तो करें एटलीस्ट, वहाँ की कंपनियों में काम करें, मल्टीनेशनल्स में काम करें, ताकि वो फिर अगर यहाँ पे वापस आए तो यहाँ पे अच्छी पोस्ट पे वापस आए ना। वरना मास्टर्स तो यहाँ पे भी हो रहा है, वहाँ पे भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। और यहाँ वाले हर चीज को एक ही नजर से देखते हैं। वहाँ बाहर में हर चीज को अगर फर्स्ट करें, मैंने हायर एजुकेशन ली है, मैंने कहीं से PhD किया हुआ है, कुछ किया हुआ है, तो मुझे एक अजीब इज्जत से देखा जाएगा। और मैं अगर फिर देखें, आपने इमिग्रेशन की बात की थी, इमिग्रेशन जो है उन्हीं बच्चों को अच्छी से जल्दी मिल जाती है। इनफैक्ट
कि वो वहाँ पे हायर एजुकेशन करें, बैचलर्स करें, फिर मास्टर्स करें, तो उनको ज़्यादा अच्छी आसानी से एजुकेशन के थ्रू अपनी इमिग्रेशन मिल जाएगी। सही। और मैं तो कहता हूँ उनको फिर वर्क वीज़ा पहले मिलता है, फिर बाद में इमिग्रेशन के पॉइंट बन जाता है, फिर चाहे तो वो नेशनैलिटी भी वहाँ की एक्वायर कर सकता है। पॉइंट्स किस तरह से मिलते हैं? पॉइंट्स देखें, हर तरह से पॉइंट्स देखा जाता है। आपकी इंग्लिश, आपके आइल्स का रिजल्ट, आपको आइल्स देना पड़ता है, आप इंग्लिश लैंग्वेज की आपको प्रोफिशिएंसी आपको दिखानी पड़ती है कि आप कितने एफिशिएंट हैं इंग्लिश बोलने में, लिखने में, सुनने में। उसके बाद फिर आपकी एजुकेशन है, आपका उसके बाद आपका वर्क है, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है। आप अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी काउंट होती हैं? जी होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, खासतौर पे आप जो काम करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं या फिर छोटी मोटी बिल्कुल जैसे कि कोई यंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं तो बहुत काउंट होता है। मतलब लाइक ये प्लस पॉइंट आ जाता है, इतना नहीं देखा जाता, लेकिन ये अच्छी बात हो जाती है कि आप अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, यहाँ पे अच्छा काम करते हैं। क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे अंदाजा है तो वो लोग बाहर ये रिकमेंड करते हैं या फिर उनको प्रेफर करते हैं ज्यादा जो कि हेल्दी हो, मतलब एक्टिव उनकी पार्टिसिपेशन रही हो बहुत सारी चीजों में, और गेम्स में भी आई थिंक अगर कोई गेम्स में पार्टिसिपेट करता है बिल्कुल तो उनके अलग पॉइंट्स होते हैं। क्योंकि बाहर स्पोर्ट्स को एक तरह से सब्जेक्ट, एक प्रोफेशन देखा जाता है। यहाँ पे हम लोग स्पोर्ट्स को एक नजरिए से देखते हैं कि बच्चा कुछ नहीं करता, बच्चा खेलता रहता है, तो वो बच्चा अच्छा नहीं है पढ़ने में, लायक नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। बाहर इसको अलग प्रोफेशन देखा जाता है कि अगर बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन देखा जाता है। अगर आप स्पोर्ट्समैन है तो आपकी एक इज्जत है वहाँ पे, जितनी एक बिजनेसमैन की या फिर एक टीचर की इज्जत है, वहाँ पे भी एक स्पोर्ट्समैन की उतनी ही। और वहाँ पर ये नहीं हो जाता है कि अगर कोई स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है तो उसकी पढ़ाई छूट जाएगी। यहाँ पर मोस्टली यही होता है कि हमारे, क्योंकि ऐसा कोई सिलेबस ही नहीं है कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज स्कूल से शुरू से या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक अलग से मतलब एक एक्टिविटी का स्केड्यूल बना हुआ हो, तो इस वजह से हमारे यहाँ जो है, जो अगर स्पोर्ट्स की तरफ कोई बच्चा जाता है तो वो पढ़ाई से फिर दूर हो जाता है। स्पोर्ट्स में उनको एडवांटेज भी दिया जाता है, और स्पोर्ट्स मैंने जैसे पहले कहा कि सब्जेक्ट की तरह है, उनको अलग से टाइम दिया जाता है, स्पोर्ट्स पीरियड होता है उनके स्पोर्ट्स टाइमिंग होता है, और हर बच्चे को पार्टिसिपेट करना होता है अपने हिसाब से, और अपनी एजुकेशन भी उनके साथ चलती रहती है क्योंकि पीरियड्स अलग होते हैं एजुकेशन के, स्पोर्ट्स के पीरियड अलग होते हैं। स्पोर्ट्स की इनफैक्ट क्लासेस होती हैं, आप स्ट्रेटजीज किस तरह बनाते हैं। स्पोर्ट्स एक तरह से एक साइंस है। बिल्कुल। अच्छा हानी, आप मुझे बताएं कि जैसे ये कंसल्टेंसी का इशू है तो हमारे यहाँ शुरू से होना चाहिए एक तो ये, ठीक है, तो आप लोग किस लेवल पर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हो, या फिर बिल्कुल इंटर के बाद जब यूनिवर्सिटीज में हमें एडमिशन लेना होता है, या फिर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप लोगों का स्टार्ट लेने का इरादा है? 3 से 4 फेजेस एक स्टूडेंट की जिंदगी में ऐसे होता है जहाँ के उसको कंसल्टेंसी की या काउंसलिंग की जरूरत होती है। एक पहला टाइम तो होता है जबकि मैट्रिकुलेशन के बाद का टाइम होता है, दूसरा होता है इंटरमीडिएट के बाद का टाइम, और तीसरा होता है ग्रेजुएशन के बाद जब बैचलर्स कर लेता है, या इनफैक्ट अगर कोई रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा है तो मास्टर्स के बाद भी आ सकता है। तो चारों फेजेस पे अगर कोई स्टूडेंट हमसे मिलता है, हमसे बात करता है, तो हम चारों फेजेस पे इसकी हेल्प करते हैं, काउंसलिंग टू द बेस्ट इस तरीके से अपनी एबिलिटीज पे कर सकते हैं, उस तरह से कोशिश करते हैं उसको सही गाइड करने की, तमाम फेजेस पे कोशिश करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप्स जैसे आती हैं बाहर की कंट्रीज की, तो आप लोग उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? स्कॉलरशिप हमारे ऊपर नहीं बेस करता है, स्कॉलरशिप बेसिकली यूनिवर्सिटी पे बेस करता है। तो यूनिवर्सिटी जितनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, जिस अमाउंट में प्रोवाइड कर रही है, उनका हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है, तो हम ये गारंटी नहीं कर सकते कि हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें, ये डिपेंड करता है एंटायरली ऑन द यूनिवर्सिटी। हाँ, हम बच्चे को इन्फॉर्म कर देते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप अपनी एप्लीकेशन को बेहतर बना सकते हैं कि वो एक्सेप्टेबल हो जाए, उस प्रोसेस के लिए हम हेल्प कर सकते हैं, बट स्टिल इट डज नॉट डिपेंड ऑन अस, इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। ठीक है। अच्छा ज़ैनब, क्योंकि आप मार्केटिंग मैनेजर हो, तो कुछ ऐसी ऑफर्स या कोई इन सब के बारे में आप बताना चाहेंगे जो कि या तो एज कंसल्टेंट प्रोवाइड करता हो, या उन इन कोलैबोरेशन विद दोस यूनिवर्सिटी जो आपकी मतलब साथ में काम कर रही हैं? हमारी एक ऑफर हमने इनिशिएटिव लिया था जब भी स्टार्टेड आवर बिजनेस के, जो फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स होंगे उनकी हम 1 वीक की अकोमोडेशन फ्री देंगे, क्योंकि फर्स्ट वीक सबसे टफ होता है और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को इतना टाइम लगेगा ढूंढने में जाके और चीज़ों को मालूम करने में, इतने हम उनको एक फर्स्ट वीक के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। और दूसरा ये है कि हमें फिर यूनिवर्सिटीज इनिशिएटिव्स देती हैं, जैसे हमें क्वेस्ट यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हम फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स भेजेंगे तो उनकी फीस वही होगी जो उनके स्टूडेंट्स की है वहाँ पर। दैट्स ग्रेट। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीस जो है वो मलेशियन स्टूडेंट्स की फीस इतनी लेंगे वो लोग, तो उनकी तरफ से इनिशिएटिव है, तो हम अपने
स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं हम उनको सही गाइड करते हैं कि आपको भी ऐसे ही मिलेगा। वी आर नॉट लाइक अदर फर्म्स जो उनसे पूरी फीस ले लें और वहाँ आगे जाके हम उन्हें हाफ पे करें। नहीं, उनको हम इन इनिशिएटिव्स के बारे में बताते हैं और जो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अपने इनिशिएटिव्स लाती हैं वो हम स्टूडेंट्स तक उन्हें बता देते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो आप सब बात हो गई एज कंसल्टेंट के बारे में। अब उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, और इसके अलावा कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं? फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं जो कि www.facebook.com/asconsultants, जिसमें आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट न्यूज़ और डिफरेंट हमारे प्रोग्राम्स हैं। और इसके अलावा आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे हमें मैसेज करें, हम आपको फर्दर एक्सेप्ट रिप्लाई करेंगे। सो दैट्स द थिंग। थैंक यू वेरी मच आप लोगों की ये कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हमारे व्यूवर्स के साथ। और इसके अलावा हानि, आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे? आखिर में मैं अपनी टीम के बिहाफ पे आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने हमें बुलाया यहाँ पे, और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं यहाँ पे, यूथ को प्रमोट कर रही हैं। क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं हमें यही कहना सुनने को मिलता है कि यू आर नॉट मैच्योर फॉर दिस। तो आपने प्रमोट किया हमें, आपने बुलाया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। चाय का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा टाइम गुजरा यहाँ पे हमारा। और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आप लोग यहाँ पर आए, टाइम निकाला, और सैटरडे क्योंकि यूनिवर्सिटी भी ऑफ होती है और घर में लोगों का प्रोग्राम होता है थोड़ा सा सुकून से बैठने का, मगर मैंने आज आप लोगों को बुलाकर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आज के दिन, जुम्मे के दिन टाइम निकाल कर हमारे यहाँ पर शो पे आए रात के वक्त में, और हमारे साथ यहाँ पर क्या कहते हैं इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी और स्टूडेंट्स को ज़्यादा बताया। और अब उनके लिए आई थिंक एक बेटर चॉइस उन्हें और ऑप्शन मिल गया होगा कि ज़्यादातर जब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी कंसल्टेंसी की तरफ जाएं, तो आई होप कि आज के शो से उन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का भी वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। और आखिर में जाने से पहले एक यही बात कहूँगी कि अभी ईद ख़त्म हुई है। ईद के बाद की जो फेज़ होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है बकरा ईद के बाद, तो कोशिश करें कि अपने कंट्री में थोड़ा सा सफाई का थोड़ा ख्याल करें। जो भी ईद के दौरान हमने कुर्बानी करी, अपना एक फरीज़ा अदा कर दिया, मगर उसके बाद का जो हमारा फेज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वजह से जो गंदगी फैलती है फिर उससे बीमारियाँ फैलती हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा इश्यूज़ जो मैं देखती हूँ कि जो एयरपोर्ट का एरिया होता है या फिर ऐसा एरिया जहाँ पर बेसेस हैं और वहाँ पर एयरफोर्स की ट्रेनिंग वगैरह हो रही है, अगर वहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं तो उनकी वजह से हमारे कौमी असासे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। बहुत सारे प्लेन्स क्रैश हो जाते हैं इसी वजह से, और बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखें, पाकिस्तान को साफ सुथरा रखें अपने घर की तरह। घर में हम ऐसी कचरा नहीं फेंक देते, हमेशा डस्टबिन के अंदर फेंकते हैं, वरना अम्मा लगाती हैं 2-3। तो इसी तरह अपने मुल्क को भी अपना घर समझें और उसको भी साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। पाकिस्तान के लिए अच्छे से अच्छा सोचें, पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखें। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अगले हफ्ते इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक और कुछ नए और एनर्जेटिक लोगों के साथ मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाइव की सुबह में आपको मैं आपकी होस्ट है खुशामदीद कहती हूँ मैं आप लोग के लिए और अपना प्रोग्राम बेहतर से बेहतर किस तरह बना सकती हूँ www.facebook.com/thelifetv.tv। दिन का आगाज अगर मीठी चीज से किया जाए तो पूरा दिन अच्छा होता है और मीठी मीठी बातों से और तभी मेरे साथ रोज होता है हमारे फर्स्ट सेगमेंट। हर क्रिमिनल के पीछे कोई ना कोई बड़ा सियासतदान मौजूद है। गेस्ट की तरफ उनसे करेंगे वही रोज की तरह पॉलिटिक्स पे बातें। कैफरे किरदार तक आवाम इन सियासतदानों को ही पहुँचाएगी इंशाल्लाह। कि माशरे में हमें खुश रहने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। धमाकों के लिए मजीद तैयार रहें। दहशतगर्दी तो आज माशरे का हिस्सा है और आइंदा वक्त लगता है कि हमारा विरसा होगा। अपने सेकंड सेगमेंट में जिसमें है आज पकड़ा है क्या। आई होप कि आपको मजा आया होगा हमारे सेकंड सेगमेंट में। वेल टाइम हुआ है हमारे थर्ड सेगमेंट का, इसमें मैं आपको अपने गेस्ट से मुतारिफ करवाती हूँ, इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, सुनो पछताओगे ये बस्ती उजाड़ के। और बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं कश्माई से पूछूंगी। बड़े बूढ़े कहते थे हमारे कहना मेहंदी शर्माती है तो है ना रात में लगानी चाहिए ब्राइडल की हमेशा। कि जब ब्लास्ट हो रहा है और लोग वहां से भाग रहे हैं और आप उस जगह पे भाग चले, अपने ट्रैक पर चले, फोकस करके चले। मिलके जाइएगा नहीं, मतलब कुछ चाय पीती जा रहे हैं हम लोग। हमारे फेसबुक के पेज को ज्वाइन करें जो कि है www.facebook.com/thelifetv.tv। मेरे भाइयों मेरी बहनों, लाइव टीवी जरूर देखा करें। हेलो सलाम, मैं मरदा म्यूजिक आर में आपको बहुत बहुत एंजॉय करें और वापस आए हैं, मैं यही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। Weekend movies like shopping, hang out with friends and blah blah blah. आज हमारे शो में जो टॉप 10 इंडियन नहीं ना बॉलीवुड पाकिस्तानी सॉन्ग जो हमें बहुत प्यारे हैं और आज भी हम लोग सुनते हैं। Do your feedback on our FB page that is www.facebook.com/thelifetv.tv. Until next time, your host Anamak saying goodbye, Allah Hafiz, and keep watching The Life.